चलिए, तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी लाइफ होती है हमारे पास, उस लाइफ को 5 कैटेगरी के अंदर बेटा डिवाइड किया गया। जितनी भी लाइफ हमारे पास है उस लाइफ को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। इसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है और एनिमीलिया। मोनेरा हम कवर कर चुके हैं, प्रोटिस्टा हमारा हो चुका है। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर नीड टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द किंगडम फंजाई। ठीक है, आज हम टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किंगडम किंगडम फंजाई के बारे में। देखो, जब मैं किंगडम फंजाई के बारे में बात करता हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किंगडम माइकोटा। द स्टडी ऑफ फंगस, द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को यहाँ पर माइकोलॉजी बोला जाता है। और बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम फंगस के बारे में बात करते हैं। सभी को पता है फंगस क्या चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके सर में जो डेंड्रफ होता है बेटा, वो भी एक तरीके का फंगस होता है। दीवारों पर क्या होता है, सीलन आ जाती है, व्हाइट व्हाइट सी पूरी लग जाती है, वो भी एक तरीके की फंगस होती है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जब हम लोग फंगस फंगस के बारे में बात करते हैं, नॉर्मली फंगस के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली चीज, ऑल द फंगस आर मल्टी सेल्यूलर। फंगस जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल बात है, एक्सेप्ट वन। एक फंगस ऐसा है जो हमारा यूनिसेल्यूलर है। आप लोग बता सकते हो उसका नाम कौन सा फंगस यूनिसेल्यूलर है? बाकी जितने भी फंगस होते हैं मल्टी सेल्यूलर है। आयुष धामा ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, दैट इज द यीस्ट। तो यीस्ट इकलौता एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेल्यूलर है। बाकी जितने भी फंगस होते हैं वो हमारे पास मल्टी सेल्यूलर होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फंगस आर आल्सो यूकैरियोट। फंगस भी यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनके अंदर टू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यहाँ पर यूकैरियोट बोलते हैं। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर हेटेरोट्रॉप्स होता है। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? Those depend upon others for their food are called heterotrophs and their mode of nutrition is called the heterotrophic mode of nutrition. क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हमारे पास 3 तरीके का होता है, जिसमें पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ्स, इसके अंदर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इसमें सबसे पहला तो होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, इसका मतलब कि ये पैथोजेनिक होता है, खतरनाक होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर सेप्रोट्रॉपिक, जिसको हम लोग सेप्रोजोइक भी बोलते हैं और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। एक एक करके दोनों के बारे में बता देते हैं। देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, and those are called parasites and their mode of nutrition is called the parasitic mode of nutrition. दूसरी तरफ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किनके अंदर होता है? देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया किसके अंदर? इन पैरासाइट्स के अंदर, यानी फंगस पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन सेप्रोब। तो सेप्रोब्स are those organisms which derive their food from the dead and decaying parts and remains of plants or animals. जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, गले सड़े अवशेष होते हैं, उनसे अपना फूड ड्राइव करते हैं, उनको हम सेप्रोब्स बोलते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कहलाता है यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया बात इसके बारे में बताने वाला हूँ कि फंगस हमारे कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। फंगस जो होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या चीज होती है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। मैं लिख देता हूँ, कॉस्मोपॉलिटन में
फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं। तो फंगस एक ऐसा सिस्टम है जो कहीं पर भी पाया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर एक बात बोली है कि इनके अंदर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो अपना फूड डिराइव करते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स। अब जो डेड रिमेन्स है प्लांट्स के, एनिमल्स के, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डेड रिमेन्स पड़े हैं प्लांट्स के है ना, ये एनिमल्स के, जो भी चीज, तो हम लोग क्या देखते हैं, फंगस जो हमारे पास होती है बेटा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास फंगस है, और मैं देखता हूँ कि ये फंगस धीरे 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 इसको क्या कर देगा, इसको जब यहाँ से इससे अपना फूड ड्राइव करेगा, तो यानी कि ये कम हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया जी, ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो ये फूड क्या हो रहा है मेरे पास, डिकम्पोज। अगर ये डिकम्पोज हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो कौन कर रहे हैं, हमारे पास फंगस कर रहे हैं। इसी वजह से फंगस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, डिकम्पोजर। तो बेसिकली फंगस, फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ये हमारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। अब जब ये देखो डिकम्पोज किसको कर रहे हैं, ये डिकम्पोज किसको कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स को। और प्लांट्स एनिमल्स लिविंग मुद्दा है, यानी कि बेसिकली ये ऑर्गेनिक चीज होती है। तो ऑर्गेनिक सिस्टम है, तो जब ऑर्गेनिक चीजों का डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स का सीपेज होता है अर्थ के नीचे। तो जब उन मिनरल्स का सीपेज अर्थ के नीचे होता है, यानी कि नाउ जो सॉइल है, जो अर्थ है, नाउ रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो टर्म्ड एज मिनरलाइजर्स ऑफ बायोस्फीयर। ये मिनरलाइजर्स ऑफ बायोस्फीयर कहलाते हैं। अब अगर इनको हम मिनरलाइजर्स ऑफ बायोस्फीयर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये ह्यूमन वेलफेयर में भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे हैं, लेकिन चीजों को डिकम्पोज कर रहे हैं। और जब डिकम्पोजिशन करते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर का उसके अंदर सीपेज होता है, जिसकी वजह से सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट, मिनरल, जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी बेनिफिशियल है। फंगस दोनों तरीके से है। अच्छा, उसके अलावा फंगस के अंदर एक खास बात और है, वैसे तो नॉर्मल चीज है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट से पॉइंट्स को डिराइव करें। ठीक है, जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं से डिराइव करें। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि फंगस के अंदर क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, एब्सेंट है भैया, तभी तो इसके अंदर हेट्रोट्रॉपिक हो रहा है। तो ना तो इसके अंदर क्लोरोफिल है, ना ही इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दैट्स व्हाई रीजन कि यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात है कि जो वर्ड फंगस है, द टर्म फंगस वाज प्रपोज्ड बाय, तो फंगस यहाँ पर वर्ड है, इट इज प्रपोज्ड बाय। ये जो टर्म है, ये किसने इजाद करी थी, द वर्ड प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड मोहीन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये हमारा बायोलॉजी का बेटा। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक चैप्टर था डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था हु प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज किया था किसने, कार्लोस लीनियस ने। ठीक है, 9th क्लास में था। बट एक्चुअल में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था, वो कार्लोस लीनियस ने प्रपोज नहीं करा था। The binomial nomenclature system was proposed by Gaspard Mohin। अगर गैस्पर्ड मोहिन है तो फिर कार्लोस लीनियस कहाँ आता है। बेसिकली कार्लोस लीनियस ने क्या किया था, देखो गैस्पर्ड मोहिन ने बोला कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज करेंगे, और इस तरीके से ये बात बोल करके वो चुपचाप हो, उसने बोला यूज करेंगे, लेकिन यूज किया नहीं। तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड से सबसे पहले यूज किसने किया था, कार्लोस लीनियस ने। तो अगर क्वेश्चन आता है हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, और ऑप्शन में गैस्पर्ड मोहिन है, तो यू नीड टू टेक ऑन गैस्पर्ड मोहिन। लेकिन अगर आता है कि सबसे पहले साइंटिफिकली किसने यूज किया, तो आंसर होगा कार्लोस लीनियस, जिसने सबसे पहले यूज किया। और मैं बता रहा हूँ कि किसने प्रपोज किया था, गैस्पर्ड मोहिन ही वो पर्सन थे। द फंगस word proposed by Gaspard Mohin।
अब इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात होती है फंगस के अंदर, देखिए मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। फंगस के अंदर क्या खास बात होती है कि वो फंगस जब चीजों को डिकम्पोज कर रहा है, हमारे को दिख रहा है कि फंगस बेसिकली इतना ज्यादा फूड खा लेता है कि इतना फूड खाता है कि रेस्ट ऑफ सिंपल फूड नेचर में रिसाइकिल होती है, यानी कि जितना फूड वो खाता है उससे ज्यादा फूड वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखो मान लो कि यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास फूड है, ठीक है जी, और ये फूड है मेरे पास सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फूड, ये मेरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड। अब मैंने क्या देखा कि जब फंगस इसके ऊपर काम करता है, देखिए जब फंगस ने इसके ऊपर काम करा और अपने अपने एंजाइम्स रिलीज करे, फंगस ने अपने एंजाइम्स रिलीज करे इस कॉम्प्लेक्स फूड को एंगल्फ करने के लिए, रिलीज एंजाइम, देन व्हाट हैपेंड, तो मैंने देखा कि इसमें से सिर्फ इतना ही फूड इसने एंगल्फ करा है। जो रेड पोर्शन है वो क्या है, फूड डिराइव, जो फूड इसने डिराइव करा है वो सिर्फ इतना सा ही है, यानी कि जो इतना सेक्शन बच गया है वो क्या है, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स फूड था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंपल फूड के अंदर, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों सिंपल फूड के अंदर, और यही सिंपल फूड बाद में हमारा फर्दर रिसाइकिल हो जाता है कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर, और उसी समय हम देखते हैं इसमें से बहुत सारे मटेरियल्स का क्या हो गया है, सीपेज, कहाँ पर, अर्थ के अंदर, और उसमें बहुत सारा, ये देखो जो प्लांट्स एनिमल्स है ऑर्गेनिक चीजें होती है तो उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल का ही सीपेज होता है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज मिनरलाइजर्स ऑफ बायोस्फीयर या मिनरलाइजर्स ऑफ, तो मैंने आपको बताया कि फंगस इतना फूड खा ले, इतना ज्यादा फूड खा लेता है यहाँ, और जो रेस्ट ऑफ सिंपल फूड होता है वो नेचर में दोबारा फर्दर रिसाइकिल होता है, तो यानी जितना फूड खाया उससे ज्यादा तो इसने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ही कर दिया। यस, तो ओवरऑल ऑन दिस मेथड द फंगस आर कॉल्ड डिकम्पोजर, और इसी वजह से हम इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अब एक फंगस तो ये तो हो गई डिकम्पोजर्स वाली जिसके अंदर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, लेकिन एक तरफ मेरे पास पैरासिटिक फंगस तो है, ठीक है। अच्छा इसको फंगी भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग फंजाई भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कम होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो पैरासिटिक फंगस होती है, तो पैरासिटिक में क्या करते हैं, वो जिससे अपना फूड ड्राइव करते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करते हैं, जिसको होस्ट बोला जाता है, तो वो अल्टीमेटली होस्ट को किल करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो पैरासिटिक फंगस होस्ट को अल्टीमेटली किल कर देती है, पैरासिटिक फंगस किल द होस्ट, जहां से वो फूड ड्राइव कर रहे हैं उसको वो क्या कर देती है, किल कर देती है, लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शनल केस, सर म्यूट हो गया। इसका रीजन क्या होता है, देखो पैरासिटिक फॉर्म नॉर्मली किल द होस्ट एक्सेप्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस को छोड़कर, ह्यूमंस की सेल को ये किल नहीं कर पाता है, बिकॉज ह्यूमन कैन टेक एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, क्यों, बिकॉज ह्यूमन कैन टेक एंटी फंगल एंटीबायोटिक, तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जैसे आपके सिर में डेंड्रफ हो जाता है तो जो शैम्पू आते हैं एंटी फंगल शैम्पू आते हैं, आप किसी अच्छे शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ देखेंगे तो वहां पर एंटी फंगल लिखा होता है, ठीक है, ये नॉर्मली जो टीवी में आप ऐड देखते हैं क्लिनिक ऑल क्लियर और ये सब चीज, तो ये तो शैम्पू है, पर अगर आप मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर की रिकमेंडेशन से देखेंगे तो आपको स्किन की पीएच लेवल के अकॉर्डिंग बताएगा, आपके जो स्कैल्प होती है उसकी पीएच वैल्यू चेंज करेगा, और साथ ही साथ वो बताएगा एंटी फंगल, ठीक है, तो एंटी फंगल आते हैं बेटा, डैंड्रफ भी हमारे पास एक तरीके का फंगस ही होता है, ठीक है। नाउ द बॉडी ऑफ फंगस,
बॉडी ऑफ फंगस, फंगस की बॉडी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड द माइसीलियम। जो फंगस की बॉडी होती है उसको माइसीलियम बोलते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या होता है। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा मशरूम। तो मशरूम बेसिकली इज अ टाइप आल्सो ऑफ अ फंगस। मशरूम भी एक तरीके की फंगस होती है, लेकिन वो तो हम खाते हैं। हाँ, तो वो एडिबल फंगस है। दोबारा वही बात आ गई, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर में फर्दर यूज हो आ गया हमारे पास। बहुत अच्छी बात। तो किस तरीके से वो ग्रो करती है, आपने देखा होगा नॉर्मली जब वो जहां पर ग्रो कर रही होती है सॉइल में, तो बहुत सारी छोटी 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 मशरूम गुच्छा गुच्छा वहां पर बेसिकली ग्रो कर जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, सॉइल के नीचे एक लेयर बिछी हुई है फंगस की बॉडी को, जिसको मैंने माइसीलियम बोला है। और उसी माइसीलियम में से अकर हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है हमारे पास क्या, हमारी मशरूम यानी कि फंगस। तो द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड द माइसीलियम। चलिए, तो जैसे एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर फंगस मशरूम में आपको बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे अब देखो, ये मेरे पास एक मशरूम है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, जो डंडी आपको दिख रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड द हाइफा। HYPHAE, दिस कॉल्ड द हाइफा। और हम लोग क्या देखे, इसी हाइफा का बेसिकली एक नेटवर्क। तो सो नेटवर्क ऑफ हाइफा को ही हम लोग यहाँ पर माइसीलियम बोलते हैं। तो माइसीलियम फंगस की बॉडी है, या हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफा। देखिए किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये किस तरीके की स्ट्रक्चर है, जो सॉइल के नीचे बिछी हुई है, वर्टिकली डिजाइन है। आप सोचिए इसको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। और जब ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, तो कहीं से हम देखते हैं ये मशरूम निकल गई, ये मशरूम निकल गई, ये मशरूम निकल गई, ये मशरूम निकल गई। इस तरीके से यहाँ से मशरूम निकल गई। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। तो ये पूरी की पूरी फंगस की बॉडी है। और बहुत सारे हाइफा का नेटवर्क हम जिसे बोलते हैं, यहाँ से हाइफा निकल के यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। सो दिस इज टर्म्ड एज माइसीलियम। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। और ये जो माइसीलियम होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होती है, ऑब्वियस सी बात है, तभी इनके अंदर हेटेरोट्रॉफी यानी कि सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। अच्छा, समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, जो हाइफा होती है इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर भी क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो मेरी ये कहलाती है यूनिन्यूक्लिएटेड। दिस इज टर्म्ड एज यूनिन्यूक्लिएटेड। एंड समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, यही हाइफा है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड द मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोइनोसाइटिक। तो यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि कोई फंगस ऐसी है जो कोइनोसाइटिक है, व्हाट इट मींस, इट मींस कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है हमारे पास। चलिए, फंगस के अंदर एक बहुत और खास बात होती है कि फंगस हमारी जो होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है, यानी हैव सेल वॉल। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। लेकिन प्लांट्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो एक तो बैक्टीरिया होते हैं जो हमने मोनेरा में पढ़ा है, और उसके अलावा प्रोटिस्टा में कुछ कुछ प्रोटिस्टा के अंदर ही पाए जाते हैं, जो प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो फंगस होते हैं, फंगस के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है बेसिकली मेड अप ऑफ
काइटिन, इनकी सेल वॉल यहाँ पर किस चीज की बनी होती है बेटा? काइटिन की बनी होती है। और काइटिन बेसिकली क्या है? काइटिन इज अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर। इट इज अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, ये काइटिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और मैं आपको बताऊं, काइटिन की सेल वॉल होती है। और काइटिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कॉकरोच होता है, तो कॉकरोच की जो आउटर लेयर होती है, बॉडी होती है, उसके अंदर भी काइटिन प्रेजेंट होती है। और काफी हार्ड सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा कॉकरोच को अगर मारने की कोशिश करेंगे तो एक दो बार बीट करने पर वो मरता ही नहीं है ना? एक दो चप्पल मारी मरेगा नहीं, तीन चार या खींच के मारो तब वो मरेगा। काइटिन की बनी होती है, पट की आवाज भी आती है। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा था कि काइटिन जो है वो बेसिकली एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और फंगस की जो ग्रोथ हो रही है वो लाइक प्लांट्स हो रही है, तो इसको प्लांट्स की कैटेगरी में डाले या एनिमल्स की कैटेगरी में डाले? सिस्टम ही खत्म कर दिया, फंगस के लिए अलग से किंगडम बना दिया। एक नया किंगडम हो गया हमारे पास यहाँ पर, संक्राई किंगडम। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल बनी होती है बेसिकली काइटिन। और नॉर्मली जितने भी फंगस होते हैं वो हमारे पास मल्टी सेल्यूलर होते हैं एक्सेप्ट दिस। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि जो फंगस होते हैं ये फिलामेंटस भी होते हैं। फिलामेंटस का मतलब होता है यहाँ पर पतले, मतलब कि thin, बहुत ही धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। हम ही तो जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये बहुत पतली पतली स्ट्रक्चर होती है। कुछ कुछ फिलामेंटस हमारे पास यहाँ पर तो। अच्छा, उसके अलावा सेल वॉल मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स काइटिन की बनी होती है। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज पॉलीसैकेराइड, जो एनिमल्स में पाया जाता है। इनको किस तरह की कंडीशन चाहिए होती है? सो दे ग्रो इन warm एंड ह्यूमिड प्लेस। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन के अंदर ये ग्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये गर्मियों में वो टीवी में ऐड आता है, दाद खाज खुजली का, है ना? खारिश खुजली हो या दाद, रिंग कटर को रखना याद, ये ऐड आता है। या इच गार्ड का ऐड आता है बेसिकली। तो उसमें टीवी में एक ऐड भी आता है, वो एक लेडीज होती है, वो कुछ साफ सफाई कर रही होती है, तो झुक के तो उसके कमर पे यहाँ पर एक गोला सा रेड से कलर का जो स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, तो दाद खाज खुजली का वो ऐड होता है उसमें, शायद इच गार्ड या रिंग कटर का ऐड। तो बेसिकली वो हमारे जो ताज खाज खुजली होती है बेसिकली, आपने देखा होगा इस तरह की शेप में दिखाते हैं उसकी, क्या एड के अंदर, है ना? इस तरह की शेप होती है, सर्कुलर शेप। तो ऐसी सर्कुलर शेप क्यों दिखाते हैं? बेसिकली जो दाद है, बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो दाद है ये जिस फंगस की वजह से होता है उस फंगस का नाम है रिंग वॉर्म। उस फंगस का नाम है रिंग वॉर्म। तो क्योंकि एक तो इसकी रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, और मैंने बताया कि इसके लिए जो दवाइयाँ आती है वो कैसी आती है, बेसिकली आपके रिंग कटर आता है या इच गार्ड आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इचिंग होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक ये टीवी में ऐड आता है, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। तो डर्मी का मतलब होता है डर्मिस, डर्मिस यानी कि स्किन। तो हमारी स्किन की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसी को हम लोग डर्मिस स्किन बोलते हैं। तो इसीलिए बोला डर्मी कूल। तो जो जो घमोरियां हो जाता है वो भी एक तरीके का फंगस होता है ना? मान लीजिए कुछ लोग बैग लटका के घूमते हैं तो पसीना इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, चिपक जाता है, एक लेयर जम जाती है, फंगस की होती है। तो वो बेसिकली डर्मी कूल का ऐड है। ठीक है। और आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है जैसे हेड एंड शोल्डर का, तो उसमें बोलते हैं कि दुनिया भर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि हेड एंड शोल्डर इतना बढ़िया शैम्पू। तो कौन कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये पैरासिटिक भी ऑब्वियस सी बात है, जो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। तो जो जॉइंट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आर्मपिट्स में, है ना, वहां पर जहाँ पसीना इकट्ठा होता है वहां पर बेसिकली ये ग्रो करते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने इनका बताया कि एक तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये मैं आपको बताऊं एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द सिम्बायोटिक। बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि तेरा भाई मैं तेरा भाई, दिस इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ पर दो लोग परस्पर एक दूसरे को डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना रह नहीं। मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
जो किसके बीच में होता है बेसिकली, एल्गी एंड फंगस। ठीक है जी, एल्गी और फंगस के बीच में यहाँ पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसके कारण फॉर्मेशन होती है। 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों, लाइकेन। लाइकेन क्या चीज होती है? तो नॉर्मली जहाँ पर जिन जगह पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, तो वहां पर पेड़ों के ऊपर एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण एक व्हाइट कलर का पैच होता है। ठीक है, कई बार लेयर्स भी होती है, कई बार हार्ड स्ट्रक्चर भी होती है, जैसे पापड़ हो तो चिपका दिया किसी ने, तो वो बेसिकली लाइकेन है। और उसी लाइकेन से केमिकल निकलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं लिटमस बनाने में, लिटमस पेपर बनाने में, जिससे ये पता चलता है कि जो कंपाउंड मेरे पास अवेलेबल है वो एसिड है या बेस है, इंडिकेटर जिसको हम ऐसा यूज करते हैं, तो वो यहीं से ड्राइव होता है। तो नॉर्मली जिन जगह पर पॉल्यूशन होता है वहां पर लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। मसूरी है, नैनीताल में आप ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको लाइकेन वगैरह देखने को मिल सकता है। लाइकेन के ऊपर आगे भी बात करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लांट। एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण लाइकेन की फॉर्मेशन होती है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बच्चों, और इसको रफ करके फिर आपको आगे बताता हूँ फंगस के बारे में। और भी हमारे पास यहाँ पर देखिए, जो फंगस से रिलेटेड और भी बहुत सारे टर्म्स है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक बात तो ये यहाँ पर याद रखना कि एक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं थैलस। थैलस क्या होता है बेसिकली, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ना तो रूट्स होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव्स होती है, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर होती है। जैसे एल्गी होती है, काई जब जाती है तो नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीव्स, दीज आर टर्म्ड एज थैलस, उसको हम थैलस बोलते हैं। So those plant body which cannot be differentiate in root, in stem, in leaf और कार्दा थैलस, तो हमारे पास थैलस कहलाती है। तो कुछ कुछ ये जो फंगस की बॉडी होती है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूरी की पूरी ग्रो कर जाती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो भी मैंने लास्ट आपको बताया। इसके अंदर देखिए किस तरह के रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फंगस प्लस एल्गी, फॉर्मेशन होती है किस चीज की, लाइकेन की हमारे पास। समटाइम्स फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ यहाँ पर फंगस का एसोसिएशन होता है। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माइकोरिजिया। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माइकोरिजिया। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है बेसिकली द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर फंगस का एसोसिएशन होता है। इस टॉपिक के बारे में आप जब हमारी प्लांट फिजियोलॉजी चलेगी तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर वहां पर इसके बारे में डिटेल में फर्दर भी बात करेंगे। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर फंगस के बारे में कि कहीं पर भी फंगस है तो हम उसको कैसे स्टेन करते हैं, इज स्टेन्ड बाय कॉटन ट्यूब। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, डाई होते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर फंगस है। या कई बार सेल वॉल के कंपोनेंट्स की, सेल की सॉरी कंपोनेंट्स को देखने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जैसे सेल है तो सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेन्स प्रेजेंट है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मिथाइलिन यूज करते हैं, सेफ्टोनिन यूज करते हैं, है ना, ग्लिसरीन यूज करते हैं। तो ये कुछ डाई होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं, जब उनको हम डालते हैं तो सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़ी सी मार्क हो जाती है, उभर के आ जाती है, स्टेन्ड हो जाती है ना। तो स्टेन का मतलब वही होता है, आपने वो देखो ना टी सर्फ एक्सेल का, ये डार्क स्टेन्स को कम करता है। स्टेन्स मतलब दाग धब्बे, तो वो स्ट्रक्चर्स वो दाग की तरह उभर के आ जाती है बेसिकली। तो फंगस को स्टेन किया जाता है कॉटन ट्यूब के थ्रू। उसके अलावा हम देखते हैं कि फंगस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं बढ़िया बढ़िया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और फंगस अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए। अब मैं आपको बताता हूँ फंगस के बारे में कि इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं
कि हमारे पास जो फंगस होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कई टाइप के हमारे पास फंगस होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के बेसिस पे होते हैं, किस बेसिस पे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंगस है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो आउटर स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए मेरी ये मॉर्फोलॉजी है, मेरी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, तो इसकी भी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिकल अपीयरेंस है, जिस बेसिस पे हमारे पास फंगस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। चलिए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस तरीके से इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो एक तो होता है इनके अंदर बाय वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक आल्सो इन आपके क्लास 10, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 10। तो बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे इसके अंदर एक तो आता है मेथड बडिंग, बडिंग प्रोसेस के थ्रू इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सर आप म्यूट हो गए। ठीक है भाई, तो एक तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तो बडिंग के थ्रू, दूसरा है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और तीसरा है यहाँ पर फिजन, फिजन प्रोसेस के थ्रू। वो दो तरीके का होता है, बट यहाँ पर हमारे पास बाइनरी फिजन के थ्रू इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो एक वेजिटेटिव मोड ऑफ हमारे पास यहाँ पर रिप्रोडक्शन है, दूसरा होता है इनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड होते हैं। अब एसेक्सुअल मेथड के अंदर कैसे आता है जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले बाय स्पोर फॉर्मेशन, क्या बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होते हैं सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज स्पोर। तो स्पोर इज नथिंग, जस्ट इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट को ही हम लोग स्पोर बोलते हैं। तो स्पोर कुछ नहीं बेटा, स्पोर इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट को ही यहाँ पर स्पोर बोला जाता है। सबसे पहली चीज तो ये होगी हमारे पास, ठीक है। जैसे सीड होता है तो सीड से नया प्लांट ग्रो कर जाता है, इसी तरीके से स्पोर है तो उससे नया फंगस ग्रो कर जाएगा, तो इसी वजह से उसको यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। बस देखिए छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा ब्रेड मोल्ड फंगस का, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा। बेसिकली इज अ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ग्रीन डॉट का, these are called as spores, यही हमारे स्पोर्स कहलाते हैं। ये क्या है, बेसिकली एक फंगस प्लांट है, ठीक है जी, फंजाई प्लांट, जिसका नाम है यहाँ पर राइजोपस। क्या सुना होगा आप लोगों ने, राइजोपस बेसिकली क्या है, इट इज द ब्रेड मोल्ड फंगस। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड फंगस होती है। मान लीजिए ब्रेड है, ठीक है, तो आप उसको हल्का सा गीला करके और खुले में छोड़ दो, तो उसमें एक दिन दो दिन तीन दिन में ऊपर से ग्रीन 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 कलर की हो जाएगी। कई बार हम ब्रेड से लाते हैं मार्केट से, तो वो देखो कहीं से थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन हो जाती है, वो खानी नहीं चाहिए। कहीं से उस पॉलिथीन के अंदर लीकेज है जिसकी वजह से मॉइस्चर मिला और उसका कलर चेंज हो गया, वहां पे फंगस ग्रो कर दी। तो ब्रेड मोल्ड फंगस होती है जिसको हमने राइजोपस बोला, एक तरीके का फंगस प्लांट है। जब हम उसकी स्ट्रक्चर को हाई लेवल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम करके देखते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ग्रीन ग्रीन डॉट जो स्ट्रक्चर्स होती है इन्हीं को हम स्पोर्स बोलते हैं। और ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखती है बेसिकली ये वो कंटेनर है जिसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो जिस कंटेनर के अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं दिस इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम, उसके अंदर ये स्पोर्स है।
और ये जो ठंडी है बेटा, इसी को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। तो ये स्पोरेंजियोफोर है, इसके अंदर हम देखते हैं ऊपर स्पोरेंजियम है और उसके अंदर ये स्पोर्स है। अब जब ये कंटेनर पूरे तरीके से फुल हो जाता है, यानी कि इसके अंदर स्पोर्स बहुत सारे बन गए, ठीक है, जब स्पोर्स बहुत सारे बन जाते हैं तो ये कंटेनर मेरा रप्चर हो जाएगा यहाँ से, और ये स्पोर दूर दूर जाकर के गिर जाएंगे, और जहां जाकर के गिरते हैं वहां पर अगर इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो ये ग्रो कर जाते हैं, इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। चलिए पहली बात तो ये समझ में आई। अब मैं देखता हूँ कि जो स्पोर्स होते हैं मेरे पास, ये स्पोर्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेरे पास एंडोजीनस स्पोर्स, और दूसरे होते हैं मेरे पास एक्सोजीनस स्पोर्स। अब ये एंडोजीनस और एक्सोजीनस में क्या होता है, जो स्पोर्स कंटेनर के इनसाइड में है वो एंडोजीनस होते हैं, और कुछ हम देखते हैं बाहर होते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर तो दो तरीके के स्पोर्स होते हैं। एक एंडोजीनस स्पोर्स है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक्सोजीनस क्या आता है मेरे पास यहाँ पर, देखिए ये स्पोर्स जो है ये आउटर स्ट्रक्चर में है, मतलब किसी कंटेनर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स हमारे पास एक्सोजीनस स्पोर्ट्स कहलाते हैं। बेसिकली दीज आर द, और इन्हीं स्पोर्ट्स का नाम है यहाँ पर कोनिडिया, ठीक है। तो हम इनको कोनिडियो स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्ट्स है किसके, फंगस के। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पेनिसिलियम। तो उस फंगस का नाम है यहाँ पर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन जो फर्स्ट हमारी एंटीबायोटिक बनी थी, ठीक है। तो ये फंजाई प्लांट है, इसके अंदर स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं। तो ये एक्सोजीनस स्पोर्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ स्पोर्स एंडोजीनस होते हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर राइजोपस है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बना करके दिखाया है। तो ये हमारे पास एंडोजीनस स्पोर्स। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे एक राइजोपस हो गया, ठीक है। और कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आता है, जैसे देखो अब ये वाली स्पोर्ट्स है, तो ये स्पोरेंजियम के अंदर है, तो मैं इनको बोलता है स्पोरेंजियो स्पोर्ट। ये मेरे कहलाते हैं कोनिडियो स्पोर्ट, ठीक है। एक और स्पोर्ट्स कहलाते हैं मेरे जो होते हैं जू स्पोर्ट। अब जू स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, तो जू स्पोर्ट्स को बोला गया है, ये बेसिकली मोटाइल होते हैं। आप देखेंगे ये स्पोर है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स निकली हुई है जिनको मैं बोलता हूँ यहाँ पर फ्लैजिला। तो इन फ्लैजिला के थ्रू इनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो ये मोटाइल होते हैं। तो इसी वजह से इनको जू स्पोर्ट्स बोला गया है। मैं कर देता हूँ these are the मोटाइल स्पोर्ट्स, जिनका नाम है यहाँ पर जू स्पोर्ट्स। अब ये जू स्पोर्ट्स किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पोर्ट्स का नाम है, जैसे स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, कोनिडियो स्पोर्ट्स, जू स्पोर्ट्स किसके अंदर पाए जाते हैं, तो जू स्पोर्ट्स पाए जाते हैं यहाँ पर इन यूनिसेलुलर एल्गी। एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका नाम है क्लेमिडोमोनास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग 12th क्लास में जाएंगे मैं आपसे फर्दर पूछूंगा। तो क्लेमिडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, उसके अंदर हम देखते हैं मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं, और इन्हीं को यहाँ पर बोला जाता है जू स्पोर्ट्स बोला जाता है। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर इसका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है। इसका पेंडिंग है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है,
और फिर हम इसके अंदर बात करेंगे इसके अंदर इसके ह्यूमन वेलफेयर के पर्पस में क्या-क्या यूजेस है, किस तरीके से पैरासिटिक हमारे लिए हार्मफुल और कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में और आपको